हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हमने सबसे पहले मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि मैटर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि सब्सटेंस की या फिर मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ते हैं अबाउट प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मींस मैटर को जब केमिकली क्लासिफाई किया जाता है तो दो पार्ट्स में, दो टाइप के सब्सटेंस में क्लासिफाई करते हैं। तो एक होते हैं प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया था प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? तो प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, मींस ऐसे सब्सटेंस जिनमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कि प्योर सब्सटेंस को फर्दर कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में। तो एक होता है एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। ठीक है, फिर हम एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एलिमेंट मींस ऐसे सब्सटेंस, ऐसे प्योर सब्सटेंस जिनमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एलिमेंट्स। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कि एलिमेंट को फर्दर तीन पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। तो एक होता है मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड्स, दैट इज सेमी मेटल्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले मेटल के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, और सेमी मेटल्स क्या होते हैं। ओके, तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहला पॉइंट आएगा, वो क्या आएगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स मेटल में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बर्नर लें, ठीक है, तो यहां पर एक बर्नर बनाते हैं अपन, और उस बर्नर को अगर ऑन करेंगे हम, तो ऑन करने पर वहां से क्या प्रोड्यूस होगी? फ्लेम प्रोड्यूस होगी। ओके, आग निकलेगी इसमें से, है ना। चलिए, ये फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। ओके, फिर देखो अगर हम इस मार्कर को आयरन की रॉड एज्यूम कर लें, है ना, तो अगर आप लोग इस आयरन की रॉड को इस फ्लेम के पास लेके जाओगे तो थोड़ी देर के बाद आप लोग का हाथ जलने लगेगा। मीन्स आप लोगों को गर्म फील होने लगेगा। वो क्यों होने लगेगा? क्योंकि इस फ्लेम से जो हीट निकल रही है वो हीट इस आयरन रॉड से कंडक्ट होकर आप लोगों के हाथ तक पहुंच रही है। ठीक है, और इस वजह से आप लोगों को गर्म महसूस हो रहा है, गर्म फील हो रहा है। ठीक है, तो आयरन की रॉड मीन्स आयरन क्या है? एक मेटल है। मीन्स मेटल क्या कर सकते हैं? हीट कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम इस आयरन रॉड के बजाय कोई वुड का रॉड ले, है ना, मीन्स हम एक लकड़ी ले लें, ठीक है, तो अगर लकड़ी को इसके पास लेके जाओगे तो आप लोगों को गर्म फील नहीं होगा, क्योंकि वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, वुड में से हीट कंडक्ट नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि घर में आप लोग जो तवे होंगे उस तवे में यूजुअली किसके हैंडल होते हैं? लकड़ी के हैंडल होते हैं, है ना, और तवा किसका होता है? आयरन का होता है। ठीक है, तो आयरन में तो हीट ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन जो लकड़ी है उसमें से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती। इस वजह से आप लोग उसको आसानी से गर्म तवे को पकड़ पाते हो। तो पकड़ते किससे हो? लकड़ी के हैंडल से पकड़ते हो, है ना, और लकड़ी में हीट ट्रांसफर नहीं हुई, इसलिए आप लोगों का हाथ नहीं जलता, है ना। तो अगर उस तवे में अगर कोई हैंडल नहीं लगा हुआ है, डायरेक्टली वो हैंडल आयरन का ही है, तो आप लोगों का हाथ जल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? हीट के कंडक्शन का। ओके, फिर देखो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से कंडक्ट करते हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायर्स किससे बने हुए होते हैं? कॉपर से बने हुए होते हैं, और कॉपर क्या है? एक मेटल है।
ठीक है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूजुअली सिल्वर के वायर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, फिर आप लोगों ने लोअर क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि जो सिल्वर है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलिए, तो ये था पहला पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी इसकी मेटल की। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में आएगा मेटल की फिजिकल स्टेट। तो देखो, मेटल्स यूजुअली या फिर ऑलमोस्ट सभी मेटल कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ओके, क्या लिखता हूं मैं? ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स exist in solid state at room temperature, that is 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो रूम टेम्परेचर पे मीन्स ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस मान लें, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर सारे के सारे मेटल्स किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। तो मरकरी एक लिक्विड मेटल होता है। मरकरी कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आप लोगों ने थर्मोमीटर में देखा होगा, तो थर्मोमीटर में जो लिक्विड यूज होता है वो क्या होता है? मरकरी होता है, ठीक है, क्योंकि मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है ना। चलिए, फिर देखो कुछ और मेटल्स भी हैं, एक आध दो, जिनके मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से गर्मी के मौसम में वो यूजुअली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। गर्मी के मौसम में जहां टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है, ठीक है। तो देखो वो कौन से मेटल है? तो वो है सीजियम और गैलियम। तो ये दो मेटल है, ये दो मेटल एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में एट अबव मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मीन्स यूजुअली समर सीजन में सीजियम और गैलियम ये दोनों मेटल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें, 25 डिग्री सेल्सियस में इनका जो स्टेट होगा, फिजिकल स्टेट होगा, वो क्या होगा? सॉलिड स्टेट होगा, ठीक है। चलिए, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ना। जैसे इसका 28 के आसपास और इसका 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ओके, तो ये आप लोगों को एज अ जनरल नॉलेज याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट करिए फटाफट। चलिए, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मीन्स मेटल काफी ज्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन काफी ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। फिर वैसे ही कॉपर भी हार्ड मेटल है। एल्यूमिनियम भी आप लोगों ने घर में एल्यूमिनियम के बर्तन देखे होंगे, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, है ना। फिर टाइटेनियम भी काफी ज्यादा हार्ड मेटल होता है, ठीक है। टाइटेनियम जिसको एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। फिर वैसे ही और भी मेटल्स हैं
फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। फिर देखो कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो सॉफ्ट होते हैं, यहां पर हम एक्सेप्शन लिख लेते हैं कि ऐसे मेटल्स जो कि सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होते हैं बोलने का मतलब उनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। जैसे बटर को काटते हैं, केक को काटते हैं चाकू से, है ना। तो वैसे ही कुछ मेटल्स हैं जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो वो मेटल्स सॉफ्ट कहलाते हैं, है ना। तो सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों मेटल कैसे हैं, सॉफ्ट है, इनको आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हुई एक प्रॉपर्टी मेटल की, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ metals is very high, ठीक है। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1538 डिग्री सेल्सियस, 1538 डिग्री सेल्सियस। And highest melting point of metal is of tungsten, ठीक है। तो मेटल्स में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का होता है। और टंगस्टन आप लोगों ने सुना होगा बल्ब के फिलामेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है हाईएस्ट सारे मेटल्स में से, है ना। और वो कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस। इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, टंगस्टन का, ठीक है। यूजुअली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। और ये क्यों, तो ये इस वजह से क्योंकि मेटल्स में पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई होता है, और इसी वजह से मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। मेटल्स हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और मेटल्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड स्टेट होती है। तो इन सब का रीजन है दैट इज हाई इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यहां पर मेटल्स हैव हाई इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और यही रीजन है मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के हाई होने का और मेटल के हार्ड और स्ट्रॉन्ग होने का, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लो। ओके, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि मेटल्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है मेटल्स में पार्टिकल्स काफी पास पास प्रेजेंट होंगे। तो अगर पास पास प्रेजेंट होंगे पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है मींस इंटर पार्टिकल स्पेस है वो काफी कम होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स हैव वेरी लेस interparticle space, okay, and have high density, ठीक है। तो देखो अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफी कम है
तो पार्टिकल्स काफी पास पास प्रेजेंट है, मींस पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है। तो अगर पार्टिकल्स अगर क्लोजली पैक्ड होंगे तो सब्सटेंस की डेंसिटी हाई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। ओके, मीन्स मेटल के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डक्टिलिटी। मेटल्स हैव डक्टिलिटी। अब देखो डक्टिलिटी का मतलब और डक्टाइल नेचर का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो मान लो हमारे पास एक इस तरीके की आयरन या फिर किसी मेटल की रॉड है ना, कोई भी मेटल है उसकी एक रॉड है ये। ओके, और स्टार्टिंग में इसका इतना डायामीटर है ना, डायामीटर दिख रहा हो आप लोगों को। ठीक है, इस रॉड का। चलिए अब अगर हम इस रॉड को इस तरफ से और इस तरफ से खींचे, है ना, खींच रहे हैं अपन रॉड को, ओके, किसी मशीन के थ्रू मान लो, है ना। तो अगर हम इस रॉड को दोनों तरफ से खींचेंगे तो इस रॉड के पास कितनी एबिलिटी है, कितनी ताकत है कि ये बिना टूटे लंबी हो जाए। ठीक है, तो इस एबिलिटी को कहा जाता है डक्टिलिटी, है ना। कि अगर हम किसी मेटल को इलोंगेट करें, खींचे, उस पर फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाने पर बिना ब्रेक हुए उसकी लेंथ बढ़ जाए, तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी। ठीक है, फिर ऑब्वियस सी बात है अगर हम इसको खींचेंगे तो इसका डायमीटर कम होने लगेगा और लेंथ बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो कुछ देर के बाद मान लो ये रॉड इतनी लंबी हो गई, है ना, और डायमीटर कम हो गया। ओके, फिर हमने इसको और खींचा दोनों तरफ से, तो क्या हुआ, इसका डायमीटर और कम हुआ और इसकी लेंथ और बढ़ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये देखो, ओके, फिर और खींचा हमने। ठीक, तो ये बहुत ही पतली वायर में कन्वर्ट हो रही है, वायर में कन्वर्ट हो रही है, मतलब कि वो रॉड थी और उसको खींचने पर किसमें कन्वर्ट हो रही है, वो वायर में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो इस एबिलिटी को भी कहा जाता है डक्टिलिटी। मीन्स हम मेटल को किसमें कन्वर्ट कर पा रहे हैं, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, और इसी एबिलिटी को कहा जाता है डक्टिलिटी, और इस नेचर को कहा जाता है डक्टाइल नेचर। और जो सब्सटेंस ऐसे होते हैं उन्हें डक्टाइल सब्सटेंस कहा जाता है, और ऐसे सब्सटेंस कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, है ना। तो मेटल्स का नेचर कैसा होता है, डक्टाइल नेचर होता है, उनके पास डक्टिलिटी होती है। ठीक है, तभी तो हम क्या करते हैं, मेटल्स को वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वायर्स को एज अ इलेक्ट्रिकल केबल्स या फिर इलेक्ट्रिकल वायर की तरह यूज कर पाते हैं। ठीक है, और हम बाहर जो वायर यूज करते हैं, तार यूज करते हैं, तो उस तार में कपड़े वगैरह सुखाते हैं, तो वो तार भी कैसे बन पा रहा है, डक्टिलिटी की वजह से बन पा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल की, दैट इज मेटल्स हैव डक्टिलिटी। ठीक है, चलिए, तो इसको भी नोट कर लो, है ना। ये रॉड थी, हमने उसको खींच खींच के किसमें कन्वर्ट कर दिया, थिन वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस एबिलिटी को क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी कहा जाता है। ओके, चलिए, नोट कर लिए। ओके, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, ये प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर, मैलिएबल इन नेचर। यहां पर एक और प्रॉपर्टी आई, दैट इज मेटल्स हैव मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी मतलब क्या होता है, तो उसको देखो। तो हमारे पास लेट सपोज एक सेकेंड, इस तरीके से एक आयरन का बार है ना। तो इस आयरन बार को या फिर कोई मेटल का बार है, ठीक है, तो इस मेटल के बार को अगर हम ठोकें, ऊपर से हथौड़े से ठोकें, हैमर करें, है ना, तो हैमरिंग करने पर ये क्या होने लगेगा, पतला होने लगेगा। तो ये किस हद तक पतला हो सकता है, उसकी एबिलिटी कितनी है बिना ब्रेक हुए पतले होने की, और पतला होकर थिन शीट में, पतली शीट में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलिएबिलिटी। ओके, तो जब हम इसको कंप्रेस करेंगे या फिर ठोकेंगे ऊपर से, ठीक है, या फिर मान लो हम उसको ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं और नीचे से भी फोर्स लगा रहे हैं और पतला करने की कोशिश कर रहे हैं, शीट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही पतले शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो ये किस हद तक पतला हो पाएगा, किस हद तक थिन हो पाएगा, तो उस एबिलिटी को कहा जाता है मैलिएबिलिटी, है ना। तो ये मोटा सा आयरन का या फिर किसी मेटल का बार था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, थिन शीट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस एबिलिटी को कहा जाता है मैलिएबिलिटी, मीन्स हम मेटल को किसमें कन्वर्ट कर दें, थिन शीट में कन्वर्ट कर सके हैमरिंग के थ्रू, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलिएबिलिटी। ओके, चलिए, और इस प्रॉपर्टी की वजह से यूजुअली जो ज्वेलरीज होती है उनमें गोल्ड की प्लेटिंग चढ़ाई जाती है, ठीक है, गोल्ड की पतली सी लेयर लगाई जाती है ना। और आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर में एल्यूमिनियम की पतली सी फॉइल आती है, ठीक है, जिसको खाना पैक करने में यूज किया जाता है ना। तो आप लोगों ने जो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है वो एल्यूमिनियम के पास भी होती है, ठीक है। फिर वैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि मिठाइयों पर ऊपर एक सिल्वर की लेयर जमी रहती है ना, या फिर सिल्वर की लेयर लगाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, किसी वजह से मैलिएबिलिटी की वजह से, है ना। तो सिल्वर क्या बोलते हैं, सिल्वर को हमने क्या कर दिया है, पतली शीट में बहुत ही पतली लेयर में कन्वर्ट कर दिया है, तो किसकी वजह से, मैलिएबिलिटी की वजह से। ओके, चलिए, तो देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा मेटल सबसे ज्यादा मैलिएबल और डक्टाइल होता है। तो मोस्ट मैलिएबल और डक्टाइल मेटल क्या है, गोल्ड होता है, ठीक है, दैट इज गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। ओके, चलिए इसको नोट कर लो। नोट कर लिए। अब कुछ और प्रॉपर्टीज देख लो, that is metals are sonorous in nature, means मेटल को जब बीट किया जाता है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग मंदिर जाते हो और मंदिर में घंटी बजाते हो, ठीक है, तो घंटी से क्या प्रोड्यूस हो रही है, आवाज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो किस नेचर की वजह से, सोनोरस नेचर की वजह से, है ना। वैसे ही जो गिटार्स बनाए जाते हैं तो गिटार्स में मेटल की स्ट्रिंग्स होती है ना, तो मेटल की जो मेटल की स्ट्रिंग है उससे क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि उसको जब हिट किया जाता है तो वो टिंकलिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, और उसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है सोनोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए फिर देखो, एक और प्रॉपर्टी होती है मेटल के पास कि जो प्योर मेटल्स होते हैं, प्योर
प्योर मेटल्स मीन्स उसमें कोई खराबी नहीं है, एकदम न्यू ब्रांड मेटल है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, शाइन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मेटल्स हैव शाइनी surface, that is they are lustrous in nature। तो lustrous का मतलब है शाइन प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो मेटल्स की सरफेस में क्या प्रोड्यूस, मेटल की सरफेस यूजुअली कैसी होती है, शाइनी सरफेस होती है। ठीक है, चलिए वो तो अलग बात है कि जैसे जैसे मेटल पुराना होता जाता है वैसे वैसे उसकी शाइन खत्म होती जाती है। ठीक है, चलिए तो ये थी मेटल्स की वेरियस नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, तो इनको नोट कर लीजिए और जितने जल्दी हो सके सबको याद कर लेना आप लोग, है ना। फिर अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो देखो तो सबसे पहली चीज नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो नॉन मेटल मीन्स ऐसे एलिमेंट जिन एलिमेंट से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास न हो सके उन्हें नॉन मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, यहां पर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल मीन्स एलिमेंट्स which do not allow electricity to pass through them are known as non-metals। Okay, तो ये हुई इनिशियल डेफिनेशन किसकी, नॉन मेटल्स की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है ना। फिर नाइट्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है ना। फिर फॉस्फोरस नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है ना, एलिमेंट है आयोडीन भी। ठीक है, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब भी क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है, एटसेट्रा और भी एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हुए। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, है ना। तो देखो तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, कंडक्टिविटी का, है ना। तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक, यहां पर एक्सेप्शन है एक, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ओके, तो ग्रेफाइट क्या है, एक कार्बन होता है। ठीक है, मीन्स अगर कोई ग्रेफाइट बोल रहा है मीन्स कार्बन की बात कर रहा है। ठीक है, और ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है, एलोट्रॉप्स क्या है, वो सब आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, दैट इज क्लास 10 में। ठीक है, चलिए तो कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है ना। लेकिन कार्बन का ही एक और एलोट्रोप है दैट इज डायमंड। तो डायमंड से जो भी
डायमंड भी कार्बन ही होता है ना, तो डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, लेकिन ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो ये सब क्यों होता है, सब आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। अभी आप लोगों को सिर्फ याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये हुआ पहला पॉइंट है ना। फिर देखो सेकेंड पॉइंट, फिजिकल स्टेट। तो देखो नॉन मेटल्स ज्यादातर गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड भी होते हैं, और एक एक्सेप्शनल नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है ना। तो फिजिकल स्टेट में गैसेस भी आएंगे। तो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले नॉन मेटल्स कौन से हैं, तो हाइड्रोजन है ना। मैं एक काम करता हूं, सिंबल लिख लेता हूं बस, हाइड्रोजन का सिंबल H, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का सिंबल O है ना। फिर नाइट्रोजन का सिंबल N, ओके। फिर फ्लोरीन का सिंबल, फ्लोरीन लिखा था ना यहाँ पे, फ्लोरीन गैस होती है येलो कलर की, ठीक है। फिर क्लोरीन का सिंबल Cl, ठीक है, क्लोरीन भी गैस होती है, नॉन मेटल है, ओके। फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हीलियम को बैलून्स वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, है ना, ये सब हुए, ये सब क्या है, गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब गैसेस हैं, ठीक है। चलिए अब देखो कुछ एग्जांपल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले नॉन मेटल्स, ओके। तो फॉर एग्जांपल कार्बन एक नॉन मेटल है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना। फिर फास्फोरस नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर और एग्जांपल्स में आयोडीन भी नॉन मेटल जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना। फिर सल्फर भी नॉन मेटल जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक नॉन मेटल्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ओके। फिर देखो लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला ओनली नॉन मेटल क्या है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इज अ ब्राउन कलर्ड लिक्विड नॉन मेटल, ओके। चलिए, ये हुई फिजिकल स्टेट, ठीक है। इसको भी नोट कर लो फटाफट। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा है साफ साफ यहां पर कि नॉन मेटल्स यूजुअली गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना हाई नहीं होता, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, दे हैव लो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ज्यादातर तो नॉन मेटल गैसेस स्टेट में तो डेंसिटी भी काफी कम होती है ना। दे हैव यूजुअली लो डेंसिटी, ठीक है। फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बस यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट कार्बन, इट इज डायमंड, वन ऑफ द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, है ना। तो कार्बन में डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, ठीक है, और काफी ज्यादा हार्ड होता है डायमंड, है ना। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं,
they are neither ductile nor malleable in nature, है ना। मीन्स ना तो ये डक्टाइल होते हैं और ना ही मैलिएबल होते हैं, कौन, नॉन मेटल्स, ठीक है। फिर अब इनका नेचर कैसा होता है, तो जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं वो यूजुअली होते हैं ब्रिटल नेचर के, ठीक है। तो दे हैव ब्रिटल नेचर, ओके। अब ब्रिटल नेचर का मतलब, तो ब्रिटल नेचर का मतलब अगर हम किसी सॉलिड को कंप्रेस करें तो कंप्रेस करने पर वो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उस एबिलिटी को कहा जाता है ब्रिटिलिटी, या फिर उस नेचर को कहा जाता है ब्रिटल, ठीक है। मीन्स अगर हम किसी सॉलिड को कंप्रेस करें या फिर प्रेस करें तो वो क्या हो जाए, चूर चूर हो जाए, है ना। मीन्स वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे नमक का बड़ा सा टुकड़ा है ना, सॉल्ट का एक बड़ा सा टुकड़ा है, तो सॉल्ट के टुकड़े को अगर प्रेस करोगे तो वो चूर चूर हो जाता है, ठीक है। जैसे बिस्किट है ना, तो बिस्किट को जब हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, ब्रेक हो जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है ब्रिटल, है ना। और ध्यान रखना, बिस्कुट वगैरह नॉन मेटल्स वगैरह नहीं है, वो कंपाउंड ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। चलिए, ऐसा बोलने लग जाओ कि सर आपने तो कहा था बिस्कुट टूट जाता है, बिखर जाता है, तो बिस्कुट नॉन मेटल हुआ, ऐसा नहीं है ना। बिस्कुट प्योर सब्सटेंस होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, ये होगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, है ना, दैट इज they have लिखो, they are brittle in nature, ओके। चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी नॉन मेटल्स की, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन सेमी मेटल्स, ओके, दैट मीन्स मेटेरॉइड्स। तो मेटेरॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। मीन्स ना तो पूरी तरीके से मेटल होते हैं, ना ही वो पूरी तरीके से नॉन मेटल होते हैं। मीन्स वो थोड़ी बहुत मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और थोड़ी बहुत नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, लेकिन पूरी मेटल और पूरे नॉन मेटल इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। मीन्स थोड़ा मेटल और थोड़ा नॉन मेटल, दोनों टाइप की प्रॉपर्टी उसमें होती है, इसमें मेटलॉइड्स में, ओके। तो हम सेमी मेटल्स को बोलेंगे दोज एलिमेंट्स which have some property of metal and some property of non metals, ठीक है। That is, they can behave as metal as well as non metals, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन। सिलिकॉन एक टाइप का सेमी मेटालिक एलिमेंट होता है या फिर मेटलॉइड होता है, ठीक है। तो वैसे ही जर्मेनियम, ठीक है। तो आपने सुना होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमी कंडक्टर्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही और भी एग्जांपल है आर्सेनिक। आर्सेनिक भी एक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटालिक सेमी मेटल होता है ना, मींस मेटलॉइड होता है, ओके। फिर वैसे ही एक और है एंटीमनी। ये सब आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स के, ओके। तो सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स कैसे एलिमेंट्स, तो ऐसे एलिमेंट जिनके पास
मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन पूरी तरीके से मेटल और पूरी तरीके से नॉन मेटल हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, थोड़ा मेटल थोड़ा नॉन मेटल। ठीक है, चलिए तो ये हुआ कॉन्सेप्ट इसका सेमी मेटल। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल एंड अबाउट सेमी मेटल्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो तुम इसको नोट कर लो। चलिए अब डिस्कस करते हैं अपन कंपाउंड्स के बारे में। तो देखो, कंपाउंड्स ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिन प्योर सब्सटेंस के इंडिविजुअल पार्टिकल्स में एक से ज्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। मींस कम से कम 2 टाइप के एटम्स या फिर 2 से ज्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे। किसमें? कंपाउंड के इंडिविजुअल पार्टिकल्स में, है ना। और वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो वो पूरा सैंपल या फिर पूरा सब्सटेंस क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो एक बार और समझो, किसी भी कंपाउंड में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर वो कंपाउंड बना है, वो सारे के सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स आइडेंटिकल होंगे, है ना। और हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल में कम से कम 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे। मींस 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट होंगे मिनिमम, है ना। और 2 से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स के एटम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। किसमें? इंडिविजुअल पार्टिकल में। किसके? कंपाउंड के। ओके, तो देखो यहां पर, तो कंपाउंड का मीनिंग है कि ऐसे सब्सटेंस जिसके इंडिविजुअल पार्टिकल में मिनिमम 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम प्रेजेंट होंगे। ओके, और सारे के सारे पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। सारे पार्टिकल्स एक जैसे होंगे, तभी तो प्योर कहलाएगा ना, है ना। तो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड में ऑब्वियस सी बात है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के कंबाइंड फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए यहां पर कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, उसके थ्रू समझते हैं अपन, है ना। तो देखो, लेट्स सपोज ये एक एलिमेंट है ए, जिसके पार्टिकल्स आप लोग को दिख रहे हैं स्क्वायर के फॉर्म में। फिर ये दूसरा एलिमेंट है बी, उसके पार्टिकल्स भी आप लोग को दिख रहे हैं ट्रायंगल के फॉर्म में, है ना। फिर यहाँ पर देखो तीसरा एलिमेंट सी, उसके पार्टिकल्स भी आप लोग को दिख रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये सर्कुलर ये पार्टिकल, ये सर्कुलर पार्टिकल, दोनों आपस में कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, और जब 2 पार्टिकल आपस में कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, तो अगर हम इंडिविजुअल पार्टिकल को एटम माने, तो वो 2 पार्टिकल आपस में जुड़े हुए क्या कहलाएंगे? 2 एटम जुड़े हुए क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल कहलाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि जो सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल होता है वो एटम होता है। ठीक है, और जब 2 एटम या फिर 2 से ज्यादा एटम कंबाइंड फॉर्म में होते हैं तो उनको मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इस एलिमेंट को देखो, तो इस एलिमेंट में अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल दिख रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल पार्टिकल दिख रहा है, तो इसको क्या एज्यूम करो? एटम एज्यूम करो, है ना। एलिमेंट ए में क्या प्रेजेंट है? एटम्स आइडेंटिकल टाइप के प्रेजेंट है। ठीक है, फिर एलिमेंट बी, तो एलिमेंट बी में भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स हैं और सारे एटम्स एक जैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंडिविजुअल पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जैसे कि देखो ये मॉलिक्यूल ऑफ 2 सर्कुलर एटम, मॉलिक्यूल ऑफ 2 सर्कुलर एटम, मॉलिक्यूल ऑफ 2 सर्कुलर एटम। ठीक है, लेकिन एटम तो एक ही टाइप के है ना, है ना। तो एटम एक ही टाइप के प्रेजेंट है इसमें, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में, तो क्या कहलाएगा? ये एलिमेंट कहलाएगा। लेकिन उस एलिमेंट में एटम किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जा रहे हैं।
ठीक है, चलिए तो ये तीनों सैंपल एलिमेंट का सैंपल हुआ। ओके, फिर अब देखो मान लो ए और बी को आपस में मिक्स किया गया, ठीक है, तो मिक्स करने पर क्या हुआ कि इनके पार्टिकल्स और उनके पार्टिकल्स के बीच में इच्छा हुई आपस में जुड़ने की, कंबाइन होने की, ठीक है, तो इसके पार्टिकल मींस इसके एटम और उसके एटम आपस में जुड़कर नए मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है, और जो नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो सारे के सारे मिलकर क्या कहलाएंगे, कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर ए टाइप का एलिमेंट जिसमें एटम ट्रायंगुलर फॉर्म में था, है ना, फिर बी एलिमेंट जिसमें एटम ए में तो स्क्वायर फॉर्म में है, एलिमेंट ए में एटम स्क्वायर फॉर्म में है, एलिमेंट बी में एटम ट्रायंगुलर फॉर्म में। तो जब ये दोनों कंबाइन हुए तो कंबाइन होने पर इन एटम्स के बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ और केमिकल कॉम्बिनेशन से इंडिविजुअल पार्टिकल फिर से बने जो कि एक जैसे हैं। देखो यहाँ पर सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो कैसा सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, लेकिन हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल में देखो दो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। जैसे यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में एक एटम एलिमेंट ए का है और एक एटम एलिमेंट बी का है, तो दो डिफरेंट एलिमेंट का एटम कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, और वैसे ही टाइप के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो एलिमेंट ए के एटम दैट इज स्क्वायर एटम से एलिमेंट बी का एटम दैट इज ट्रायंगुलर एटम कंबाइन हुआ और एक मॉलिक्यूल बना, तो वैसे ही और भी मॉलिक्यूल्स बने हुए होंगे, है ना। तो देखो यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल, इस तरीके से, और सारे के सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल है, लेकिन हर एक पार्टिकल में दो अलग अलग टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो सब्सटेंस क्या कहलाया, कंपाउंड कहलाएगा, है ना। तो कंपाउंड के इंडिविजुअल पार्टिकल में मिनिमम दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, किसके फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। तो मॉलिक्यूल यहां पर भी है, मॉलिक्यूल यहां पर भी है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में एटम सेम टाइप के थे, तो सेम टाइप के एटम वाले मॉलिक्यूल वाले सैंपल को बोला जाता है एलिमेंट, और इस पर्टिकुलर सैंपल में देखो मॉलिक्यूल में एटम डिफरेंट टाइप के, तो डिफरेंट टाइप के एटम्स वाले मॉलिक्यूल वाले सैंपल को कहा जाता है कंपाउंड, ठीक है। चलिए अब देखो अगला एग्जांपल, एलिमेंट बी और एलिमेंट सी। तो एलिमेंट बी के एटम्स ट्रायंगुलर फॉर्म में है ना, और एलिमेंट सी के एटम्स कंबाइंड फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ये आपस में कंबाइन हुए तो कंबाइन होने पर नए पार्टिकल्स बने, नए मॉलिक्यूल्स बने, और उन मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट बी के भी एटम्स हैं और एलिमेंट सी के भी एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, ये इंडिविजुअल पार्टिकल, ये इंडिविजुअल पार्टिकल, ये हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल क्या कह रहा है, मॉलिक्यूल कह रहा है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में अलग अलग टाइप के एटम्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट है, तो क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। तो दोनों सैंपल किसके हैं, कंपाउंड के हैं, ठीक है। फिर देखो दोनों ही सैंपल में पार्टिकल्स आइडेंटिकल है, तो कैसा कंपाउंड, प्योर कंपाउंड, ठीक है। तो इस वजह से कंपाउंड भी कौन सी कैटेगरी में आता है, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। आई बात समझ में सभी को, है ना। तो डेफिनेशन है, दोस प्योर सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन केमिकली कंबाइंड फॉर्म आर कॉल्ड कंपाउंड्स, ठीक है। फिर देखो अगला पॉइंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है उसको समझेंगे, है ना। तो यहां समझ में आया सभी को, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं कि कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिस सब्सटेंस के इंडिविजुअल पार्टिकल में मींस उसके जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स में कम से कम दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और वैसे ही खूब सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, खूब सारे पार्टिकल्स होंगे जो कि आइडेंटिकल होंगे, ओके। चलिए अब इसको हटा रहा हूं मैं, आप लोग डेफिनेशन लिख लेना, ये तो आप लोगों के लिए समझने के लिए था, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और रिपीट करना है इसको, तो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि सब हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ था, है ना। चलिए अब देखो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है ना, और ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है, ओके।
तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, है ना, केमिकली कंबाइन होते हैं, मीन्स ऐसा बोल सकते हो कि बीच में रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन होने पर यहां बनता है नया सब्सटेंस दैट इज वाटर, है ना। और वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है। वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको देखो, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, है ना, और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, ठीक है। अब जब इनके बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, केमिकल कॉम्बिनेशन होने पर यहां पर बनता है H2O, और H2O फॉर्मूला है, सिंबल है किसका, वाटर का, और स्पेसिफिकली वाटर के इंडिविजुअल पार्टिकल का फॉर्मूला है, मीन्स वाटर के इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं H2O, मीन्स दो हाइड्रोजन के एटम, यहां देखो, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, ये एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है इसका, वाटर का, ठीक है। सिमिलरली अगला मॉलिक्यूल इसका वाटर का, ओके। तो देखो यहां पर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसमें इस तरीके से H H H H, ठीक है, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप के एटम्स है, ठीक है, ये हुआ हाइड्रोजन। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन भी ऐसा ही है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दूसरा मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तीसरा मॉलिक्यूल, ये फोर्थ मॉलिक्यूल। आई बात समझ, ये ऑक्सीजन का सैंपल है, तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, लेकिन मॉलिक्यूल्स में भी सेम टाइप के एटम्स, मॉलिक्यूल में सेम टाइप के एटम, मॉलिक्यूल्स में सेम टाइप के एटम, तो क्या करेंगे कि एलिमेंट करेंगे, ठीक है। फिर देखो वाटर में जो इंडिविजुअल पार्टिकल है, उस इंडिविजुअल पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, और उस मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम है, और वो कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के एटम होंगे ना। वैसे यहां पर देखो, इसमें भी दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के एटम है, लेकिन इस पार्टिकल को देखो और इस पार्टिकल को देखो, दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल है, ठीक है। वैसे ही और भी पार्टिकल्स होंगे इसमें, सब एक दूसरे के कॉपी पेस्ट होंगे, और हर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सब आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे या फिर हायर क्लास में जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल तो आप लोगों को बेसिक डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा, एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स है, और ये क्या है, कंपाउंड है, ओके। इंडिविजुअल पार्टिकल को देखो, इंडिविजुअल पार्टिकल को देखो, एलिमेंट के इंडिविजुअल पार्टिकल को देखो, सेम टाइप के एटम, भले ही वो कंपाउंड कंबाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में, लेकिन सेम टाइप के एटम्स, सेम टाइप के एटम्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में, लेकिन सेम टाइप के एटम्स। अब यहां पर देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसके पार्टिकल्स हैं, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल में दो अलग अलग एलिमेंट के एटम, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। आई बात समझ सभी को, ठीक है। चलिए, अब देखो यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, है ना। इसका मीनिंग क्या है कि कंपाउंड के या फिर कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है ना। अब देखो, वाटर की खुद की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, है ना, और वाटर के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी है, अपने मेल्टिंग पॉइंट्स, खुद के कुछ मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, कुछ बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन के खुद के कुछ मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, कुछ बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, है ना। और वाटर का खुद का कुछ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से एंटायरली डिफरेंट होती है, ठीक है। अब जैसे कि देखो, हाइड्रोजन में आग लग जाती है, ठीक है, और ऑक्सीजन आग लगने में सहायक होता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है। लेकिन वाटर
वाटर से आग बुझाई जाती है ना, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी है ना। फिर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है, और वाटर कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो वाटर प्रॉपर्टी वाइज एंटायरली डिफरेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर कंपैरिजन में आई बात समझ में। चलिए फिर देखो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा स्टार्टिंग में। तो देखो सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग एलिमेंट होते हैं। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जो क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, जो आप लोग घर में यूज करते हो, कॉमन सॉल्ट, नमक डालते हो सब्जी वगैरह में, है ना। तो वो है जो कॉमन सॉल्ट है, आप जो घर में यूज करते हो, नमक यूज करते हो, उसको केमिकली क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड एक अलग सब्सटेंस है, सोडियम एक अलग सब्सटेंस है, मेटल है, और क्लोरीन एक अलग सब्सटेंस है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी सोडियम और क्लोरीन से एंटायरली डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे सोडियम मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड है जो कि कंपाउंड है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। चलिए फिर क्लोरीन गैसियस स्टेट में होती है, कलरफुल होती है। तो क्लोरीन का कलर होता है येलो ग्रीन कलर होता है क्लोरीन का, क्लोरीन गैस का, है ना। और सोडियम क्लोराइड कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड का नेचर कैसा होता है, ब्रिटल नेचर होता है, भंगुर होता है, ठीक है, चूर हो जाता है सोडियम क्लोराइड प्रेस करने पर, ठीक है। और ये गैस है ना। और सोडियम मेटल है, ठीक है, सॉफ्ट होता है जो, ठीक। चलिए ये कॉन्सेप्ट है किसका, कंपाउंड का, ओके। इतना नोट करो। यहां तक समझ में आया सभी को। फिर एक और एग्जांपल देखो, कार्बन। तो कोल बोल सकते हो आप लोग, कोल में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है, ठीक है, बर्न कर रहे हैं अपन, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। और उसमें से जो धुआं होता है या फिर जो हमें घुटन महसूस होती है कभी कभी, तो किसकी वजह से होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही कंपाउंड है किसके, कार्बन और ऑक्सीजन के। तो दे बोथ आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए जिनकी प्रॉपर्टी कार्बन और ऑक्सीजन से एंटायरली डिफरेंट होती है, ठीक है, ओके। वैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक केमिकल कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है अमोनिया। तो अमोनिया इज अ कंपाउंड ऑफ, जो कि फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है, ठीक है, इज अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए तो ऐसे आप लोगों को आगे चलते चलते बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स देखने मिलेंगे, ठीक है, जो कि टाइम टू टाइम आप लोग सीखते जाओगे, ओके। नोट करेगा सब, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी फिर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास मान लो कंपाउंड है वाटर, है ना। तो वाटर में होते हैं दो एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एलिमेंट्स में, ठीक है।
तो इससे क्या बनाया जा सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाया जा सकता है। मतलब हम कंपाउंड को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं केमिकली दूसरे सब्सटेंस में से, ठीक है। तो कंपाउंड था, उस कंपाउंड को हमने कन्वर्ट किया किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। मींस हमने कंपाउंड को ब्रेक कर दिया सिंपलर कंपाउंड्स में, डिफरेंट कंपाउंड्स में, ठीक है। लेकिन फिर इनको, इन एलिमेंट्स को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ये जो एलिमेंट्स हैं उनको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता किसी भी केमिकल मेथड से, ठीक है। तो कंपाउंड को तो केमिकल मेथड्स के थ्रू हम फर्दर सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को हम किसी भी केमिकल मेथड से किसी दूसरे सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं, कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर substance by chemical method, but element cannot be break, if it can be break लिख सकते हो, है ना, cannot be break into other simpler substance by any chemical method. ओके, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये सब पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप लोगों को होमवर्क साइट में मिल जाएगा, जो कोर एकेडमी की साइट है वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा होमवर्क, ठीक है। चलिए।